तो we were discussing about Archimedes principle, and last time we had seen this animation, और आर्किमिडीज को जो टास्क दिया गया था उसके बारे में हमने देखा था कि किस तरह he devised a mechanism to check whether the gold crown was really made of gold or there was some silver mixed in it. तो उसको थोड़ा सा सिंपलर टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। पिछली बार भी रिक्वेस्ट हुआ था कि कॉन्सेप्ट और एक बार समझाया जाए। तो आप इमेजिन करें, फर्स्ट स्टेप, तीन चार स्टेप्स में इसको समझेंगे। सबसे पहले स्टेप में सपोज देर इज ए ब्लॉक मेड ऑफ एनी मटेरियल। अब उस ब्लॉक का साइज है 10 सेंटीमीटर्स बाई 10 सेंटीमीटर्स बाई 10 सेंटीमीटर्स। तो तीनों तरफ से 10 सेंटीमीटर्स है, क्यूबिकल ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक का वॉल्यूम जो है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू इंटू हाइट करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इन अदर वर्ड्स, इज 1 लीटर। 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इस क्यूब को एक बाउल ऑफ वाटर में डिप करेंगे, और वो बाउल ऑफ वाटर को इस तरह सेट किया गया है कि इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, पानी जो है वो ब्रिम तक भरा हुआ है, और उस बाउल में हम इस क्यूब को डिप कर रहे हैं, तो जाहिर बात है जब डिप करेंगे तो पानी ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो होकर उसको सेटिंग इस तरह किया गया है कि जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है वो दूसरे बर्तन में कलेक्ट हो रहा है, दूसरे बाउल में कलेक्ट हो रहा है। तो जब पानी ओवरफ्लो होगा तो जाहिर बात है जो क्यूब हमने डिप किया है उसका वॉल्यूम जितना है उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का ब्लॉक डिप कर रहे हैं, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वाटर डिस्प्लेस होगा। 1 लीटर ऑफ वाटर विल गेट डिस्प्लेस्ड, ओवरफ्लो हो जाएगा यहाँ पर पानी, दूसरे बॉल में कलेक्ट हो जाएगा 1 लीटर पानी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जब स्टेटमेंट लिखते हैं तो वहां ओवरफ्लो का वर्ड यूज नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं। इसलिए कि हर मर्तबा जहां भी पानी का इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा हो या नेचर में इस तरह ओवरफ्लो होने का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मतलब बर्तन हर मर्तबा भरा हुआ हो कंप्लीटली और फिर पानी ओवरफ्लो हो रहा हो, ऐसा नहीं होता। आधा बर्तन भरा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो हमने ब्लॉक डिप किया तो पानी थोड़ा ऊपर आएगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट का वर्ड इस्तेमाल होता है, ओवरफ्लो का नहीं होता। बहरहाल 1 लीटर पानी बाहर निकला, दूसरे बॉल में कलेक्ट हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड टिल हियर। अब जो 1 लीटर पानी बाहर निकला है, ओवरफ्लो हुआ है, तो उसका वेट कितना होगा? पहली बात तो अगेन यहाँ मास और वेट का कंफ्यूजन आना शुरू होता है। तो पहले हम मास देखेंगे। 1 लीटर ऑफ वाटर का मास जो है वो 1 केजी होता है। 1 लीटर ऑफ वाटर अगर हम उसको अ, तराजू में रखें तो वो 1 केजी होगा। तो मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज 1 केजी। पानी का तो 1 लीटर पानी है तो 1 केजी मास इजी मालूम हो गया। अब ये जो ब्लॉक हमने डिप किया था, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का ब्लॉक जो हमने डिप किया था, उसका मास कितना है? उसका मास विल डिपेंड ऑन द मटेरियल। जाहिर बात है अगर लकड़ी से बना हुआ होगा तो उसका मास कम होगा, अगर दूसरे मटेरियल से बना हुआ है तो उसका मास बड़ा हुआ होगा। तो अप्रोक्सीमेट मासेस यहाँ दिए गए हैं कि अगर लकड़ी से बना हुआ है तो उस ब्लॉक का मास जो है वो 400 ग्राम से के आसपास होता है। एनीवेयर बिटवीन 300 to 800 ग्राम्स, डिपेंड्स ऑन द वुड। अगेन लकड़ी अलग अलग किस्म की होती है, तो अलग अलग किस्म की लकड़ी है तो अलग अलग उसका मास होता है।
तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का ब्लॉक ले रहे हैं वुड का, लकड़ी से बना हुआ, तो वो अप्रोक्सीमेटली आधा किलो के करीब है, 400 ग्राम के करीब। गोल्ड से बना हुआ ब्लॉक होगा तो 19 केजी होगा, 19 किलोस होगा। और सेम साइज का ब्लॉक सिल्वर से बना होगा तो 10 केजीज होगा। और आयरन से बना होगा तो 8 केजीज होगा। तो द मास ऑफ दिस ब्लॉक will depend on the material that it is made from. Whereas the mass of the water that is outflowed, that has flown out, overflowed, will be 1 kilo, irrespective of the material the block is made from. यानी पिछले स्लाइड को जाते हुए हमने ब्लॉक डिप किया है, वो ब्लॉक आयरन का हो, गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, वुड का हो, जो भी मटेरियल का हो, पानी जो है उतना ही डिस्प्लेस होगा, 1 लीटर पानी ही बाहर आएगा। और उस पानी का वेट चेंज नहीं होता, वो उसका 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 मास तो 1 किलो ही होगा। लेकिन ब्लॉक का मास जो है दैट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल। ये दूसरा पॉइंट। अब आर्किमिडीज ने अब तीसरा पॉइंट ये कि हम असेस करेंगे उस ब्लॉक पर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। वो जो ब्लॉक हमने डिप किया है उस पर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली दो फोर्सेस उस पर एक्ट करेंगे। एक है ग्रेविटी जो नीचे खींच रही है, दूसरा है ब्योयंट फोर्स जो ऊपर ऊपर पुश कर रहा है, पानी के अंदर का ब्योयंट फोर्स। तो ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करेगी करेगी और ब्योयंट फोर्स ऊपर की तरफ पुश करेगा। अब दोनों को क्वांटिफाई करने की जरूरत है। क्वांटिफाई मतलब ग्रेविटी कितनी होगी और ब्योयंट फोर्स कितना होगा, वो चेक करेंगे तो फिर बात समझ में आएगी। तो पहले फोर्स का फॉर्मूला जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है। न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन के हिसाब से हम लेते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जब ग्रेविटी की बात आती है तो वी हैव टू टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी विल टेक इट एज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ पुल कर रही है वो कितनी होगी, दैट विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ द मटेरियल। सो अगर वुड है तो मास हमने देखा था कि 400 ग्राम्स है, दैट इज 0.4 केजीस है। तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल कितना होगा, वो 0.4 इंटू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, 4 न्यूटन्स के करीब होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग द वुड डाउन, वुडन ब्लॉक डाउन, इज 4 न्यूटन्स। वही अगर गोल्ड का ब्लॉक होगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन 19 इंटू 10 इज 190 न्यूटन्स। सिल्वर होगा तो 100 न्यूटन्स, आयरन होगा तो 80 न्यूटन्स। हर जगह यही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स pulling the block down depends on the material that the block is made from। और हम यहाँ देख रहे हैं कि वुड है, लकड़ी से बना हुआ है, तो सिर्फ 4 न्यूटन फोर्स नीचे खींच रहा है। लेकिन गोल्ड से बना हुआ है तो 190 न्यूटन से नीचे खींच रहा है। तो ये तो ग्रेविटेशनल पुल विच इज डाउनवर्ड्स। अब ये ब्योयंट फोर्स जो ऊपर पुश करने वाला है, वापस ऊपर पुश कर रहा है, वो कितना होगा। तो ये जो ब्योयंट फोर्स है इसी को आर्किमिडीज ने क्वांटिफाई किया, इसी को एक्सप्लेन किया कि ये ब्योयंट फोर्स ऊपर जो पुश करेगा दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। तो हमने देखा था कि पानी जो है, 1 लीटर पानी बाहर आया है, तो उस 1 लीटर पानी का वेट कितना होगा। मास तो 1 केजी है, मास 1 केजी है, वेट कितना होगा। वेट वेट इज अगेन ए फोर्स। उस फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो डिस्प्लेस्ड वाटर का मास 1 किलो है, वेट जो है 1 किलो, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। So that will be equal to 10 newtons. So buoyant force experienced by that block will be 10 newtons. तो दोनों फोर्सेस यहाँ क्वांटिफाई हो गए। एक तो ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड्स और buoyant फोर्स अपवर्ड्स। buoyant फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन्स होगा, irrespective ऑफ द मटेरियल द ब्लॉक इज मेड फ्रॉम। तो 10 न्यूटन्स का फोर्स ऊपर
पुश कर रहा है, नीचे कितना फोर्स खींच रहा है, दैट विल डिपेंड ऑन द ब्लॉक। तो आप कंपेयर कर ले, लकड़ी का ब्लॉक बना हुआ है, तो नीचे की तरफ पुश करने वाला ग्रेविटेशनल पुल जो है वो 4 न्यूटन्स है, और ब्योयंट फोर्स 10 न्यूटन्स है। तो जाहिर बात है 10 न्यूटन्स इज बिगर, इज स्ट्रॉन्गर, सो द ब्लॉक विल फ्लोट। अगर गोल्ड का है, तो नीचे की तरफ पुल करने वाला फोर्स 190 न्यूटन्स है, और ऊपर पुश करने वाला सिर्फ 10 न्यूटन्स है। तो जाहिर बात है 190 न्यूटन्स इज मच मच हायर, सो इट विल सिंक टू द बॉटम वेरी फास्ट। इसी तरह सिल्वर भी सिंक हो जाएगा, आयरन भी सिंक हो जाएगा, बिकॉज ऑल दीज फोर्सेस एक्टिंग डाउनवर्ड्स फॉर दीज ब्लॉक्स इज वेरी वेरी हाई। सो सिर्फ वुड एक फ्लोट होने वाला है। तो टू समराइज, द buoyant force acting upwards will be equal to the weight of the water displaced। पानी जितना बाहर आया है, उसका मास हम जानते हैं 1 किलो है, उसका वेट 1 किलो इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 10 न्यूटन्स बनेगा। तो buoyant force will be equal to 10 newtons. This is what Archimedes explained। उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा। अब इसको शिप्स के शिप्स के सिचुएशन में अप्लाई करेंगे, तो कुछ इस तरह का बनेगा। एक सिंपल सा वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश किया हूँ, सुन लेंगे शब। Now, coming to ships, if the ship is made in this shape, the bottom of the ship is made in this shape. Now, this is made of metal and it is placed in water. Suppose this part was entirely made of metal, this will sink inside, because this will be very very dense. Like we saw, the gravity pulling it down will be very high compared to the buoyant force. But suppose this is hollow, ship is shaped like this, and there is only air in between. So the volume of water displaced will be equal to the volume of this part that is inside the water, and so much of buoyant force will be experienced here. But since it has air inside, the weight pulling it down will be much less. So hence the ship is going to float. If a solid block of metal is placed, the volume of water displaced will be as per the volume of this block, and since this is very dense, it is going to sink. If this same amount of metal, same mass of metal is shaped into a boat, shaped like this, creating a hollow inside, because of air here, the combined density of air and metal will be less. Hence, it will displace more water, it will experience more buoyant force, and it will float. But the challenge here is, you cannot have a boat that is sitting on water like this, because if it is sitting like this on water and not going inside even little bit, this is going to fall off, this is going to tilt on either side and fall. So now the challenge is, you have to create a density such that a part of the boat is submerged underwater. Now this will balance it, and center of gravity will be maintained. It will not tilt on either side. That is why we are not allowed to stand in small boats. When we stand, the center of gravity will shift and the boat will tilt over. If it tilts, water will enter, again the density will become more, it will sink inside, the boat will sink. So in ships, what they do is, they have to have a particular amount of cargo or stones or something in the lower part of the ship, so that at least some amount of the ship will be inside water to create a perfect balance. So that's a totally different study as to how much of the ship should be inside so that it doesn't fall over. तो उसके लिए शिप्स में क्या होता है कि शिप्स के होल्ड में
कितना वेट रखना है, that will depend on how much the cargo the ship is carrying, how and what is the material that it is made up of, what is the shape of the ship. All these things taken into consideration, there will be a mark on the ship called the plimsoll line. एक मार्किंग होती है कि वो मार्क जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज होना है, तो उतने तक उसको वे करना पड़ता है। हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं, हमारे नाना हुआ करते थे जो शिप में उस वक्त में हज के सफर में गए थे, तो कहते थे कि शिप्स में अगर पैसेंजर्स कम हो और लगेज कम हो, कार्गो कम हो, तो पत्थर लादे जाते हैं, यानी ह्यूज स्टोन्स आर टेकन इनटू द शिप्स होल्ड। होल्ड मतलब वो नीचे वाला हिस्सा, ताकि उतना मिनिमम वेट उसमें, मिनिमम, हाँ, वेट उसमें आए, ताकि वो शिप जो है बैलेंस हो सके, पानी के अंदर रह सके, जहां तक ये प्लिमसॉल लाइन है वहां तक। और उसमें भी फ्रेश वाटर में अलग डेप्थ है, सी वाटर में अलग डेप्थ है। बहरहाल इट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट स्टडी। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ शिप्स के सेलिंग के बारे में और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में कुछ समझ में आया होगा। अगली बार जो इसमें अगले पार्ट ऑफ द आयत है बिमा यनफउ अन्नास, के शिपिंग इंडस्ट्री की वजह से सारी इंसानियत को क्या नफा है, उसको समराइज करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।